गुड मॉर्निंग ईच एंड एवरीवन। हम पढ़ रहे हैं कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आज हमारा थर्ड लेक्चर है। पहले अभी तक क्या पढ़ लिया वो जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कैपिटल गेन में कोई भी इनकम तब आएगी जब अपना कैपिटल एसेट हम ट्रांसफर करेंगे। तो पहले हम पढ़ रहे हैं कैपिटल एसेट क्या होता है। उन्होंने कहा एवरी प्रॉपर्टी ऑफ मूवेबल और इमूवेबल इज योर कैपिटल एसेट, मतलब इन शॉर्ट एवरी एसेट इज योर कैपिटल एसेट एक्सेप्ट 6 थिंग्स। पहला स्टॉक एंड ट्रेड, दूसरा डोमेस्टिक मूवेबल एसेट। डोमेस्टिक मूवेबल एसेट में 6 एक्सेप्शन है, ज्वेलरी, ड्राइंग, पेंटिंग, स्कल्पचर्स, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन और एनी अदर वर्क ऑफ आर्ट। ये एक्सेप्शन के एक्सेप्शन मतलब ये क्या है, कैपिटल एसेट है। इसके बाद रूरल एग्रीकल्चर लैंड, सिर्फ एग्रीकल्चर लैंड नहीं, रूरल एग्रीकल्चर लैंड। अर्बन एरिया डिफाइन किया गया है, रूरल एरिया डिफाइन नहीं किया गया। जिस किसी भी म्यूनसिपालिटी की पॉपुलेशन 10,000 से ज़्यादा है वो अर्बन एरिया, पॉपुलेशन 10,000 से 1 लाख है तो उसके 2 किलोमीटर के आसपास का एरिया भी अर्बन। पॉपुलेशन 1 लाख टू 10 लाख है तो 6 किलोमीटर, अबाउट 10 लाख है तो 8 किलोमीटर। डन। फिर उसके बाद 3 थियोरेटिकल पॉइंट्स। पहला स्पेशल गोल्ड बॉन्ड, स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड और गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। इनके ईयर वियर याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ नाम ही याद रखना है। स्पेसिफाइड गोल्ड बॉन्ड, स्पेशल बियरर बॉन्ड, गोल्ड डिपॉजिट बॉन्ड। ये चीजें हमारे लिए असेट नहीं है। इन बॉन्ड्स को प्रमोट करने के लिए इनको इस लिस्ट में डाला गया है। ठीक है, ओके। तो फिर क्या क्या चीजें हमारे लिए असेट हैं। तो ऑन एनालाइजिंग द अबव सेक्शन ये रहा सर, रूरल एग्रीकल्चर लैंड को छोड़ के बाकी सारी लैंड एंड बिल्डिंग क्या है हमारे लिए असेट है। ठीक है, हमारे बिजनेस के फिक्स असेट असेट है, घर के फिक्स असेट असेट नहीं है। मतलब घर में जो फर्नीचर है असेट नहीं है, क्लासेस में जो फर्नीचर है असेट है, घर में प्लांट एंड मशीनरी असेट नहीं है, ऑफिस में जो प्लांट एंड मशीनरी है, फैक्ट्री में प्लांट एंड मशीनरी है, असेट है। सारी तरीके के इंटेंजिबल असेट हमारे असेट है। कोई सा भी अधिकार हो वो आपका असेट है। और मेन सारी की सारी शेयर्स एंड सिक्योरिटीज भी आपके क्या है, असेट है। डन। अब असेट 2 तरीके के होते हैं, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। डिसाइड होता है उनके होल्डिंग पीरियड से। जनरल होल्डिंग पीरियड होता है 3 साल। किसी भी चीज को 3 साल अपने पास होल्ड करके बेचोगे तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कहलाएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन LTCG। और अगर 3 साल के पहले पहले बेच दोगे तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन STCG। ठीक है। अब कुछ स्पेशल चीजों के लिए सरकार ने 3 साल की मुद्दत को कम कर दिया है। 4 चीजों के लिए 1 साल। लिस्टेड सिक्योरिटीज, वैसे 5 है नोट्स में, हमने उसको 4 में डिफाइन किया है। एक है लिस्टेड शेयर्स और लिस्टेड बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, तो हम बोलते हैं लिस्टेड सिक्योरिटी। फिर है आपके यूनिट्स ऑफ यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया, इक्विटी ओरिएंटेड फंड, जीरो कूपन बॉन्ड। ये रहे क्लियर। 2 चीजें 2 साल में। एक अनलिस्टेड शेयर्स, इक्विटी एंड प्रेफरेंस। अनलिस्टेड सिक्योरिटीज नहीं है, अनलिस्टेड शेयर्स। लैंड एंड बिल्डिंग, मजा आ गया, इंपॉर्टेंट है। अक्सर क्वेश्चन लैंड एंड बिल्डिंग का आएगा या फिर शेयर्स का आएगा। ज्वेलरी का क्वेश्चन बहुत कम आता है। अगर ज्वेलरी का क्वेश्चन आया तो 3 साल में, शेयर्स का क्वेश्चन आया तो लिस्टेड है तो 1 साल में, अनलिस्टेड है तो 2 साल में, लैंड एंड बिल्डिंग का आया तो 2 साल में। क्लियर। शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म डिफाइन हो गया। फिर कल अपन ने शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट करना सीख लिया था, तो आप चार्ट मेमोराइज करो। पहला फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, जितने में आपने बेचा उसमें से माइनस करेंगे अपन ट्रांसफर एक्सपेंसेस। बेटा ये रहा आपका चार्ट, अच्छे से देख लो, हर क्वेश्चन में बनेगा। सबसे पहले फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, माइनस करेंगे ट्रांसफर एक्सपेंसेस। आप लोग मॉड्यूल में जो सोल्यूशन देखोगे, इवन आपने अगर हाउस प्रॉपर्टी का भी मॉड्यूल रेफर किया हो, PDF जो आपके वेबसाइट से आप लेते हो, तो हमारे चार्ट में और उनके चार्ट में स्लाइड डिफरेंस आता है। उनका वाला फॉर्मेट हर एक दो क्वेश्चन में चेंज होता रहता है। हमारा जो फॉर्मेट है वो फिक्स है। सेम चीज़ यहाँ पे है। आप अगर मॉड्यूल में देखोगे तो ट्रांसफर एक्सपेंसेस वो लोग नीचे लेंगे, हम नहीं लेंगे, क्योंकि हमें एक टर्म और सीखना है, नेट सेल कंसिडरेशन। और बहुत सारे क्वेश्चन में नेट सेल कंसिडरेशन पे बहुत सारे फॉर्मूलेज अप्लाई होते हैं। ठीक है, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन लेस ट्रांसफर एक्सपेंसेस क्या आ गया, नेट सेल कंसिडरेशन। फिर माइनस करते हैं अपन कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन एक असेट की एक ही होगी, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मल्टीपल हो सकती है। जितनी भी है सब माइनस हो जाएगी, बच जाएगा आपका शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। अब लेस एक्सपेंसेस, सॉरी ये एक्सपेंस गलत लिखा हुआ है,
एग्जेम्पशन इफ एनी अंडर सेक्शन 54B, 54D, 54G, 54GA। सर ये क्या भला है? ये नोकिया की सीरीज है, ये अपन लेटर स्टेज में पढ़ेंगे। कैपिटल गेन का जो थ्योरी एस्पेक्ट है ना, जो अपन सीखेंगे, काफ़ी लंबा चलेगा। हाउस प्रॉपर्टी में तो 5 लेक्चर में एंड हो गया था, यहाँ 5 लेक्चर में तो सिर्फ इसका एक पार्ट ऐड होगा, उसके बाद अगले पार्ट में वापस से 5 लेक्चर और चलेंगे। मतलब जब तक ये कैपिटल गेन खत्म होता है ना, प्रोसीजरल एस्पेक्ट, तब तक तो पक जाते हैं हम कैपिटल गेन सुन सुन के। तो शांति से बैठे रहना, आराम से, ठीक है? बहुत लंबा कहानी चलने वाली है। तो हाल फिलहाल इनको छुपाओ। एग्जेम्पशन इफ एनी पढ़ना बाकी है, ये सेकंड पार्ट है हमारे सॉल्यूशन का, ठीक है? जो बच जाएगा वो है टैक्सेबल शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। मैं कल क्लास से जाते जाते बोल के गया था कि आज की क्लास सबसे इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज अपन सीखने वाले हैं इंडेक्सेशन, ठीक है? तो चलो शुरुआत करते हैं। ये शॉर्ट टर्म है, अब इसको लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा कन्वर्ट करते हैं। इसी को, नीचे चार्ट है बाद में देखेंगे, इसी को लॉन्ग टर्म में कन्वर्ट करते हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होगा, किसी भी असेट को आप उसके स्पेसिफाइड ड्यूरेशन 1 साल 2 साल या 3 साल के बाद बेच रहे हो तो वो लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म है तो जितने में बेच रहे हो फुल वैल्यू ऑफ कंसीडरेशन, इट मींस कोई चेंज नहीं है, इस चीज में कोई चेंज नहीं है। उसको बेचने में जो खर्चा हो रहा है वो भी क्या है आपका, ट्रांसफर एक्सपेंसेस माइनस होगा, कोई चेंज नहीं है। जो बच जाएगा वो नेट सेल कंसीडरेशन, नो चेंज। अब जो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, इसके लिए कहानी सुनाई थी ना कि आप बरसों पहले की कॉस्ट को इन एब्सोल्यूट नंबर माइनस नहीं कर सकते। जैसे आज मैं कहूं कि मेरे पापा ने किसी एक बिल्डर को 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करने के लिए दिए कि आपका जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसमें 5 लाख रुपए आप इन्वेस्ट करो। बरसों पहले दिए थे, उस बिल्डर की बिल्डिंग ही कंप्लीट नहीं हो रही। अब मैं कह रहा हूँ पापा, न जाने कब बिल्डिंग कंप्लीट होगी, न जाने कब आपको पैसे मिलेंगे, आप तो उससे पैसे मांगो। अब वो पैसे मांगो तो उसने कहा कि देखो हिसाब तो हो नहीं सकता क्योंकि प्रोजेक्ट इनकम्प्लीट है, अभी मैं आपको गुड फेथ में, आपने 5 लाख दिए थे तो मैं आपको 7.5 लाख रुपए दे रहा हूँ। तो उसने 7.5 लाख रुपए गिना दिए, और उनका लड़का मेरा दोस्त था, वो भी है ना एहसान जताने लग गया कि हमने तो तेरे पापा को 1.5 पैसा दे दिया। मैंने कहा साले, तेरे बाप ने पैसे लिए थे बरसों पहले, उसका अगर मैं ब्याज भी कैलकुलेट करूं, ब्याज छोड़ महंगाई भी कैलकुलेट करूं, तो 5 के 15 तो ऐसे ही हो जाने चाहिए थे, और तुम सिर्फ 7.5 ही दे रहे हो। तो ये तो और उल्टा हमारा नुकसान हो गया, अगली बार मेरे पापा कभी तुम्हारे साथ पैसे नहीं लगाए। तो फिर आप उस 5 को, मैं तो कह रहा हूं आज के 7.5 से भी कंपेयर नहीं कर सकते। तो आप एज इट इज 5 कैसे माइनस कर रहे हो? आपको क्या लगता है परचेजिंग वैल्यू डिक्रीज नहीं हुई क्या? हुई ना। उस जमाने में जो चीजें 5 लाख की आती थी, सेम चीजें आज के जमाने में न जाने कितने की आती है। तो एग्जैक्टली माइनस करोगे तो ये तो बेवकूफ बनाने की बात होगी। तो ये इंडेक्सेशन का कंसेप्ट आता है। इंडेक्सेशन मतलब महंगाई के हिसाब से उसकी कॉस्ट को इन्फ्लेट करना, हम उसकी कॉस्ट को बढ़ाएंगे। तो एक बात तो बिठा लो कि अगर अपन कॉस्ट को इंडेक्स कर रहे हैं, प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इंडेक्सेशन। और जो कॉस्ट बाद में, इंडेक्सेशन के बाद जो कॉस्ट बचती है उसको बोलते हैं इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। क्या बोलते हैं? तो मतलब मैं यहां पे एक वर्ड ऐड कर दूंगा, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। अब ये बात दिमाग में बिठा लो कि कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन से इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन तो ज्यादा ही होगी। महंगाई तो बढ़ती है सर, महंगाई को महंगाई ही इसलिए कहते हैं क्योंकि वो बढ़ती है, तो ये कॉस्ट तो ज्यादा ही होगी। अब ये कॉस्ट कैसे होगी? तो मैंने जैद का एग्जाम्पल लिया था, पता है आपको कि सरकार ने क्या करा, महंगाई नापने के लिए पहले इसको 100 रुपये दे दिए। वो बोला बेस्ट प्राइस में से हर शेल्फ में से एक एक चीज़ उठा के लिया, 100 रुपये पूरे खत्म करके आ जाए, ठीक है। अब अगले साल 100 रुपये नहीं दिए, वो लिस्ट दे दी कि पिछले साल जो चीज़ें खरीदी थी उसकी एक पूरी लिस्ट दे दी कि इस साल भी वही चीज़ें खरीदनी है, पैसों की टेंशन मतलब ये ले क्रेडिट कार्ड। सेम चीज़ें लाया तो पता पड़ा कि पिछले साल जो चीज़ें 100 की थी वो आज 120 की है। ऐसे करते 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 उन्होंने हर साल वो ये एक्टिविटी करते हैं, महंगाई की दर नापते हैं। इनकम टैक्स वालों का स्पेशल काम है ये। पॉज कर प्लीज। रुकावट के लिए खेद है। तो सरकार ये महंगाई नापने की एक्टिविटी हर साल करती है सिर्फ और सिर्फ कैपिटल गेन के लिए, और उसका कोई काम नहीं, सिर्फ कैपिटल गेन के लिए। तो अभी मैं आप लोगों की क्लास के लिए आ रहा था, उससे पहले मैंने ये इंटरनेट से चार्ट निकाला क्योंकि मुझे इस साल का नंबर काम याद नहीं था। तो इस साल का नंबर है 348। क्या नंबर है बेटा? 348 मतलब
इन लोगों ने ये महंगाई नापना चालू किया था 2001 में, मतलब 2000, 2001, 2, वही मेरा नंबर 1। 2001-2 में जो चीज़ 100 रुपए की थी, आज वो चीज़ कितने की है? 348 की है। मतलब अगर मेरे पापा ने 2001 में किसी को 5 लाख रुपए दिए थे तो उसको उसकी वैल्यू कितनी मानी जाएगी? 100। आज वो चीज़ कितने की है? 348 की। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कैसे कैलकुलेट करोगे? 248%। हट, मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता हूँ, लेकिन समझो, अगर आप खुद करोगे तो हमेशा याद रख पाओगे। मैं सिंपल से एक फंडा कह रहा हूँ, उस ज़माने में जो चीज़ 100 रुपये की थी उसकी आज की रेट क्या होगी? उस ज़माने में मेरे पापा ने 5 लाख रुपए दिए थे, ठीक है? तो भाई उस ज़माने की जो महंगाई की दर थी वो थी 100, आज कितना है? 348। तो कैसे कैलकुलेट करोगे? 5 लाख डिवाइड बाय 100 इंटू 348, यही हुआ ना? आज अगर मैं यूँ कहूँ, सिंपल सी बात, आज अगर मैं यूँ कहूँ 5 लाख भूल जाओ, आज अगर मैं यूँ कहूँ कि पापा ने 1 लाख रुपए दिए थे, उस जमाने में नंबर था 100, आज का है 200, तो 1 लाख का कितना हो गया? 2 लाख हुआ कि नहीं हुआ? कैसे करोगे? डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 200। अब मैं कह रहा हूँ उस जमाने में जो 100 था आज कितना हो चुका है? 348। तो डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 348। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ, इसके लिए फॉर्मूला बनता है हमारा, यही बता देता है। ये रहा मेरा फॉर्मूला, बहुत छोटी सी चीज़ है, डिफिकल्ट नहीं लेना। मैंने ऐसे ही बोला था कि इंपॉर्टेंट चीज़ है, डिफिकल्ट तो बिल्कुल भी नहीं। इंपॉर्टेंट इसलिए है कि हर क्वेश्चन में आएगी, और बच्चे सिली मिस्टेक करके आते हैं, समझने में तो किसी को दिक्कत नहीं होगी। बहुत बेसिक सी चीज़ है, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, जो कि कितनी है मेरे हिसाब से 5 लाख, मल्टीप्लाई बाय CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। CII मतलब कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स। सरकार कॉस्ट का इन्फ्लेशन कैलकुलेट कर रही है ना, और उसका आपको एक इशारा दे रही है, एग्जैक्ट तो बता नहीं सकती हो, महंगाई ज़माने के हिसाब से आपको एक इशारा दे रही है। इशारा दे रही है मतलब इंडेक्स फिंगर, ठीक है? तो इसको बोलते हैं अपन कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, CII, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर। मतलब कितना? 348 डिवाइड बाय कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। अगर मैं कह रहा हूं 2001-2 में एक्वायर किया था तो डिवाइड कितने से होगा? 100 से। लेकिन सारे क्वेश्चन 1-2 वाले थोड़ी आएंगे, तो आपको पूरी टेबल दे रखी है वहां पे। जिस साल में आपने परचेज किया हो उसका CII डिवाइड होगा, जिस साल में आप ट्रांसफर कर रहे हो उसका CII क्या होगा? मल्टीप्लाई होगा। समझे कि नहीं? और देखो, मैंने आपको एक चीज बोली कि बेटा एक बात दिमाग में बिठा लेना। कौन सी बात के लिए बोली थी? अभी बोली थी कि एक बात दिमाग में बिठा लेना, बोली थी मैंने कि जो इंडेक्स कॉस्ट है वो एक्चुअल कॉस्ट से हमेशा क्या होगी? बोली थी ना। अब अगर ये कॉस्ट ज्यादा होगी तो किसी भी कॉस्ट को बढ़ाने के लिए छोटे से डिवाइड करेंगे, बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो? तभी बढ़ेगी। आप बड़े से डिवाइड कर दोगे, छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे होगा? छोटे से डिवाइड करेंगे, बड़े से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जिस साल में परचेज किया था उस साल से डिवाइड करेंगे, जिस साल में आप ट्रांसफर कर रहे हो उस साल से मल्टीप्लाई करेंगे। जनरली, अब वर्ड यूज याद रखना, जनरली, ईच एंड एवरी टाइम नहीं। जनरली आपका प्रीवियस ईयर है 23-24, ठीक है? तो आपके जो असेट्स बेचे जाएंगे वो बेचे जाएंगे 23-24 में, ताकि आपके ऊपर टैक्स की लायबिलिटी आए और आपसे हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएं। तो जनरली ईयर ऑफ ट्रांसफर क्या होगा? 23-24। तो 23-24 का नंबर तो आपको याद रखना है 348। क्लियर? कि हमारा वाला साल कौन सा है? 348। और ये जो इंडेक्सेशन की कहानी है ये कब से चालू हुई? 2001-2 से। यहां से कहानी चालू हुई, तो ये 100 क्या है? मेरा बेस। इधर से स्टार्ट हुआ है ना, तो ये क्या है? मेरा बेस। इसको अपन बोलते हैं टेक्निकल भाषा में बेस ईयर। क्या बोलेंगे? बेस ईयर। तो बेस ईयर हमेशा क्या होगा? 100। ये भी याद रखना है। सिर्फ आपको ये 2 नंबर याद रखने हैं कि बेस ईयर का नंबर क्या है? 100, और हमारे वाले ईयर का नंबर क्या है? 348।
इसके सिवा कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है। बाकी सारे नंबर्स आपको क्वेश्चन में गिवन होंगे। आपको क्वेश्चन में वो 2-3 एसेट का क्वेश्चन देगा कि एक एसेट इस डेट को खरीदी, इस डेट को खरीदी, इस डेट को खरीदी, फिर ये वाली इस डेट को बेची, इस डेट को बेची, इस डेट को बेची। तो जो बेचने वाली होगी वो तो हमारे वाले प्रीवियस ईयर में होगी, सबके लिए क्या होगा 348, ठीक है। लेकिन जो खरीदने वाली होगी वो तीनों अलग अलग साल में होगी। लकीली कोई चीज़ बेस ईयर की होगी तो डिवाइड बाय 100 हो जाएगी, लेकिन अलग अलग ईयर की होगी तो उसका CII नंबर वो क्वेश्चन में अलग से देगा। क्वेश्चन खत्म होने के बाद अलग से नोट में एक लाइन देगा, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स नंबर ऑफ 2007-8 इज दिस, 11-12 इज दिस, 16-17 इज दिस। तो CII याद रखने की जरूरत नहीं है अपन को तो प्रोसेस समझना है कि सर कॉस्ट को मुझे इन्फ्लेट करना है, महंगाई के हिसाब से बढ़ाना है, तो जिस साल में खरीदा उसका बेस नंबर क्या हो जाएगा डिवाइड, जिस साल में ट्रांसफर करा उससे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। समझ में आया? हाँ, तो ये याद रह जाएगा, CII ऑफ ईयर ऑफ ट्रांसफर अपॉन CII ऑफ ईयर ऑफ एक्विजिशन। तो एक्विजिशन वर्ड यूज किया किसके लिए? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के लिए। इंप्रूवमेंट के लिए क्या यूज करेंगे? ईयर ऑफ, गलत लिखा हुआ एक्विजिशन, क्या लिखेंगे? इंप्रूवमेंट। आज समझो ना, टाइमलाइन से समझो। कुछ भी मत करना, अब आप समझो। पापा ने एक असेट परचेज करी, 1 से लेके 20 कोई सा भी नंबर बोल, भाग गया था। 1 से लेके 5 कोई सा भी नंबर बोल, 4। तो उन्होंने परचेज करी 2004-2005 में, ठीक है। 1 से लेके 10 में कोई सा भी नंबर बोल, 9। कितने में परचेज करी? 9 लाख रुपीज़ में। हम प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे, अब इसको ध्यान रखना, ठीक है। 2004-5 में आपको कोई स्पेसिफिक डेट दे रखी होगी। हाउस प्रॉपर्टी में डेट्स इंपॉर्टेंट होती है, कैपिटल गेन में डेट्स नहीं, उन डेट्स का ईयर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो डेट दे रखी होगी, आपको ईयर पहचानना है। अब कुछ गधे के बच्चे इंटर तक पहुंच जाते हैं, उनको यही पता नहीं होता कि फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से लेके मार्च होता है। तो उनको दे दी जाएगी डेट 14 फरवरी 2015, तो वो ईयर ले लेंगे 15-16 वाला, क्योंकि उन्होंने तो 15 देखा और वहाँ पे क्या देख लिया 15। अरे भाई साहब ये कौन सा वाला ईयर था? 14-15। तो आई होप कि तुम ईयर तो पहचान लोगे, ठीक है। अब भाई 9 लाख रुपए में खरीदी, चल बेटा तू ले कोई सा भी 6 से के 10 के बीच में नंबर, 8। तो अब क्या हुआ कि 2008 एंड 9 में उन्होंने उस प्रॉपर्टी में 4 लाख रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर कर दिया, जिसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। अब छोटे छोटे टर्म में बात करने लग जाते हैं, COA कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और ये COI कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मुझे इसको करना है इंडेक्सेशन, तो ICOA ICOI, ठीक है, या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, ठीक है। अब भाई तू भी नंबर ले ले कोई 10 से लेके 15 के बीच में, 2015-16, ठीक है। इन्होंने फिर से पैसे लगवाए, एक फ्लोर और कंस्ट्रक्ट करवाया, ठीक है, उसमें पैसे लगाए इन्होंने फिर से 5 लाख रुपए। अगली COI खत्म करूं कि एक एग्जांपल और लूं? मजा आ रहा तुम लोगों को? बोल बेटा 15 से 20 के बीच में कोई सा भी नंबर, 18। तो अब फिर पैसा इकट्ठा किया 18-19 में, वापस से 3 लाख रुपए और लगाए, अगला COI। और अब हमारे वाले ईयर में, हमारा वाला ईयर कौन सा है? 23-24, ठीक है। हमारे वाले ईयर में उन्होंने इस प्रॉपर्टी को 50 लाख रुपए में बेच दिया। ये क्या है? फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन। जब तक ट्रांसफर एक्सपेंसेस के बारे में बोले नहीं, हम कुछ अज्यूम कर नहीं सकते। अक्सर क्वेश्चन में बोलता है, किसी किसी में नहीं बोलता है, तो जयराम जी की कर देंगे। अभी हमारा ट्रांसफर एक्सपेंस सीखने का ऑब्जेक्टिव नहीं है, हमारा ऑब्जेक्टिव है इनको सीखने का। अब मुझे क्या करना रहेगा, समझो आप, मुझे ईच एंड एवरी कॉस्ट को, ये उस ज़माने की कॉस्ट है ना, और ऑब्वियसली एसेट दिख रहा है आपको क्या है, लॉन्ग टर्म, तो मुझे ईच एंड एवरी कॉस्ट का करना है इंडेक्सेशन, ठीक है।
समझ में आया? अब इंडेक्सेशन करना है तो आप एक काम करो, वो जो चार्ट आपके ग्रुप में है उसमें से इन सालों का इंडेक्स नंबर आइडेंटिफाई करो। मुझे मेरे वाले साल का तो पता है, कितना है वो 348। इस वाले ईयर का तो मुझे पता है 348। 45 का कितना है 113। क्या इतना कम तो नहीं हो सकता यार? बेटा फाइनेंशियल ईयर देखना, असेसमेंट ईयर मत देखना। इतना कम है? वन 113। चलो एटलीस्ट तुम्हें असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर का फर्क तो समझ में आया। जिस साल में ट्रांजैक्शन हुआ है वो फाइनेंशियल ईयर होता है, असेसमेंट ईयर नहीं होता। तो फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंगली देखना। 8-9 का बोलो 137। सब ओके है इस पे? 137। 15-16 254 254। 18-19 280। डन। अब मुझे ईच एंड एवरी कॉस्ट का इंडेक्सेशन करना है, तो सबका इंडेक्सेशन करूंगा मैं। यहाँ फॉर्मूला भी लिखूंगा, अमाउंट भी लिखूंगा, तुम लोग कैलकुलेटर पे भी करते जाना। सबसे पहले मेरी कॉस्ट क्या है 9 लाख, तो मैं यहाँ लूंगा 9 लाख मल्टीप्लाई बाय, कहाँ तक पहुंचाना है 348, तो मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय इस साल का नंबर 113। कितना हुआ बेटा? चलाना है। ओहो, ये अकेली 27 लाख पे पहुंच गई। तुम्हें लग रहा था बहुत ज्यादा में भेज दी पापा ने। 27 लाख 27,71,081। अरे कोई बात नहीं, पॉइंट को छोड़ दो, मेरे से ले लेना, ठीक है? वैसे तो राउंड फिगर करना होता है अपन को, तो 0.5 से ज़्यादा और 0.5 से कम, लेकिन अभी इग्नोर कर दो, अपना काम है ये प्रोसेस सीखना, ठीक है? अगला वाला, अगली कॉस्ट कितनी है 4 लाख मल्टीप्लाई बाय वही 348। 348 तो तुम्हारी रगों में बस जाएगा भी है। इतनी बार लिखोगे इसको कि तुम्हें आदत पड़ जाएगी 348 की, है ना? पर वो गलत है, आदत किसी की नहीं डालना। अभी चारुल और शुभी को बहुत तकलीफ हो रही है, ठीक है? तो 348 डिवाइड बाय इस साल का नंबर 137। 10 लाख 10,16,058। नेक्स्ट अगला है 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 348 डिवाइड बाय 254। कितना हुआ 6 लाख। अच्छा मेरी बात सुनो, मैं यही कह रहा था, मेरी बात सुनो। हमारा काम है ये सीखना और कैलकुलेटर पे नंबर लाना। अब तुम मुझे कोई नंबर बोलो और मैं गलत सुन के गलत लिख दूं, तो इसमें तुम्हारे बाप का कुछ जा रहा है? नहीं ना? तुम्हें पता है ना सर ने गलत लिखा है, सही तुम्हें पता है ना, तो टेंशन मत ले, 10 रुपये में किसी का कुछ नहीं जा रहा। फिर भी तुम्हारा दिल नहीं मानेगा, बहुत सारे बच्चों के साथ होता है ये कि नहीं 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 यार समझ में ही नहीं आया। ये लो 39। क्लियर? यही था? ओके, अगला वाला कैलकुलेट करते हैं। 3 लाख 348 डिवाइड बाय 280। कितना हुआ बेटा? फिर भी जो बात शुभी और चारुल में थी वो कभी नहीं मिल पाएगी। 3,42,857। ओके, ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन फॉर्मूले वाइज देखेंगे तो पहले कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन माइनस हो जाएगा, फिर 3 बार कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इनकर हुई है तो इनर कॉलम में 1 2 3 और इन तीनों का टोटल एक बार में क्या हो जाएगा माइनस। मतलब हमारी मेन फिगर में से 2 ही अमाउंट माइनस होंगे, एक कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन और एक कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। मैं प्रेजेंटेशन सिखा रहा हूँ, है ना? इनर कॉलम में अपन 3 बार इंडेक्सेशन करेंगे, तीनों की वैल्यू लिखेंगे, आउटर कॉलम में एक ही कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट लेके जाएंगे। मतलब इन शॉर्ट सो होनी तो चारों वैल्यू माइनस है, तो एक काम करो, फर्स्ट प्लस सेकंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, चारों को प्लस करो और बताओ कितना हुआ। कॉस्ट को प्लस कर रहे हो आप 40,
48,45,635। पापा ने बेचा कितने में? 50 लाख में। 50 लाख में से माइनस करो कितना बचा? 1,54,365। ठीक है, ये हमारा क्या है? कैपिटल गेन। इसमें कोई चीज जो समझ में नहीं आई, इंडेक्सेशन समझ में आ गया? इंडेक्सेशन समझने का बेस्ट तरीका है ये नहीं, ये तो रट्टाबाजी हो जाएगी, ये नहीं समझना। बेस्ट तरीका है ये कि हो क्या रहा है। सर हमने जब से कॉस्ट इनकर करी ना, जब से जेब से पैसा गया है, तब से लेके आज तक का मुझे उसको क्या करना है? इन्फ्लेट करना। समझ में आया? इन्फ्लेट करना है तो कैसे करूंगा? इस साल के नंबर से डिवाइड करूंगा, उस साल के नंबर से मल्टीप्लाई करूंगा। ये नंबर मुझे याद होना चाहिए, ये बाकी के नंबर क्वेश्चन में गिवन होंगे। क्लियर? ओके, डाउट पूछो भाई। तू कोई डाउट घर से लेके आया था? हाँ, मुझे उससे मतलब नहीं है। हाँ, अब ये यूँ कह रहा है सर आपने इम्प्रूवमेंट करवाया, लेकिन मैं आपकी प्रॉपर्टी इसलिए खरीद रहा हूँ क्योंकि मुझे उसमें खुद से कुछ बनवाना है, मुझे उससे मतलब नहीं। मैंने कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट इनकर करी है तो मैं तो माइनस करूँगा, आपको वो चीज़ काम की है कि नहीं है। मतलब वो यूँ कहना चाह रहा है कि आपने एग्जाम्पल में तो यूँ लिया था कि आपने प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा, उसमें बाउंड्री करवाई और उसमें 2 कमरे बनाए। आपके 2 कमरे मुझे किसी काम के ही नहीं है, मैं तो तोड़ के फिर से पूरा नया बनाऊंगा, तो भी कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट माइनस होगी। यार वो तेरे पॉइंट ऑफ व्यू है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू तो क्या कहता है कि मेरे उस कैपिटल एक्सपेंडिचर से मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ी है तो ही मैं उससे ज़्यादा पैसे ले रहा हूँ, तो मैं तो माइनस करूँगा। ठीक है, हाँ बोल भाई। कुछ भी बेचो आप, हाँ तो उसके लिए अलग से वो लिया जाएगा। नहीं नहीं, अपन इसके लिए एक टॉपिक पढ़ेंगे। यूँ कह रहा है कि मान लो आप एक शॉप बेच रहे हो, तो हो सकता है ना उसमें से ज़्यादा पैसे किसके लिए लिए जाए? गुडविल के लिए जाए। तो पहले एक बात बताओ, आप उसको शॉप एज अ रनिंग बिजनेस बेच रहे हो कि सिर्फ शॉप बेच रहे हो? अगर सिर्फ शॉप बेच रहे हो, मैं तो मेरा बोरिया बिस्तरा लेके कहीं और चला जाऊंगा, मैं मेरे नाम से बिजनेस कहीं और करूंगा। एग्जाम्पल, आज ये किराए पे है भाई, मैंने छोड़ के मेरा खुद की बिल्डिंग बना ली, अब उन्होंने ये ज़मीन किसी और को बेच दी, बिल्डिंग किसी और को बेच दिया, तो मेरी गुडविल उसके थ्रू कैरी थोड़ी होगी। गुडविल तो नाम से होती है, तो नाम कैरी होगा तो ही गुडविल कैरी होगी। ठीक है, और इसके बारे में भी अपन कैपिटल गेन पढ़ेंगे। मैंने मेरी शॉप विद स्टॉक, विद फर्नीचर, विद देयर एम्प्लॉइज, पूरी की पूरी एज अ रनिंग बिजनेस किसी को सेल कर दी इन अ सिंगल अमाउंट, तो उसको अपन बोलते हैं स्लम सेल। क्या बोलते हैं? SLUM, स्लम सेल। आगे टॉपिक है, पूरी इसकी कैलकुलेशन अलग तरीके से होगी, वो अपन समझेंगे, उसमें गुडविल का ध्यान रखा जाता है। ठीक है, और कोई? होगी, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। बहुत सही चीज़ पूछी इसने, समझो पहले। मैं ये टॉपिक भी अपन बाद में पढ़ेंगे, अभी मैं इसका सिर्फ एस्पेक्ट समझा देता हूँ। इसने मुझसे यूँ पूछा, सर आपने ज़मीन खरीदी, उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई, उस बिल्डिंग को अपन यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी डेप्रीशिएट भी कर रहे हैं। उसको डेप्रीशिएट कर रहे हैं मतलब ये 4 लाख, 5 लाख और 3 लाख, टोटल कितने हो गए? 14 लाख रुपए। कितने हो गए? 7 और 5 12 लाख रुपए हो गए। तो आपने 12 लाख की जो बिल्डिंग बनाई, उसको आप यूज़ कर रहे हो, उसको आप डेप्रीशिएट भी तो कर रहे हो। मतलब 12 लाख की कॉस्ट का आप अपने बिजनेस एंड प्रोफेशन की इनकम में से फ़ायदा भी तो ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? ये समझा कि आपके बिजनेस में अगर आप 15 लाख रुपए आपने कमाए थे, तो उसमें से 12 लाख रुपए खर्चा मान लिया ना डेप्रीसिएशन, तो आपने 12 पे तो वहाँ टैक्स नहीं दिया, और 12 लाख को इंडेक्स करके यहाँ भी माइनस कर रहे हो, है ना? यहाँ भी माइनस कर रहे हो, मतलब यहाँ भी 50 लाख में से 12 लाख वापस से क्या हो गए? माइनस, और उल्टा इन्फ्लेट होके माइनस हो गए। तो आपको तो डबल बेनिफिट मिल गया। मिला कि नहीं मिला? मिला ना? तो बेटा ये टॉपिक अभी पढ़ना बाकी है कि जो असेट पे आप डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हो, उसके लिए कैलकुलेशन कैसे होगी। समझ में आया? डेप्रिशिएबल असेट का कैलकुलेशन अभी अपन को सीखना बाकी है। पहले आप ये समझो कि आप अगर उस लैंड एंड बिल्डिंग को अपने बिजनेस में काम में ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा, अपने पर्सनल काम में ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ होगा क्या?
सर बट डेप्रीशिएट तो हुआ होगा ना। अरे उस अमाउंट का, उस इमेजिनरी फिगर का करोगे क्या? वो अमाउंट आपने किसी इनकम में से माइनस किया क्या? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूँ? बहुत इंटेलेक्चुअल बातें कर रहे हैं अपन। बिजनेस के एसेट्स पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है तो मेरी बिजनेस की इनकम में से कम हो जाता है, मतलब मैंने उस डेप्रिसिएशन के अमाउंट पे टैक्स नहीं दिया। मेरे जो पर्सनल एसेट्स हैं वो डेप्रिशिएट हो रहे हैं माना, पर उसके डेप्रिसिएशन का अमाउंट मैंने किसी इनकम में से माइनस किया क्या? नहीं ना। पहले तो मैंने मेरी पर्सनल इनकम पे टैक्स दिया, उसके बाद में चीज़ें खरीद के लाया। उस पर्सनल इनकम में मैं पर्सनल चीज़ों पे डेप्रिसिएशन थोड़ी माइनस करता हूँ, समझे कि नहीं? तो उन चीज़ों के डेप्रिसिएशन का तो मुझे कोई बेनिफिट मिला ही नहीं। उसको अगर मैं यहाँ पे इन्फ्लेट करके माइनस कर रहा हूँ तो कोई गलत थोड़ी कर रहा हूँ, समझे कि नहीं? खुशी समझ में आ रहा है तेरे को? हाँ, कोई डाउट है? आरोही, निकिता, निकिता तेरी बहन का नाम है, खुशी, दो खुशी हो गए ना तुम, दोनों खुश नहीं रहते बेटा। देखो समझ में आ रहा है सबको? ये बात समझ में आ रही है डेप्रिसिएशन वाली? क्योंकि इससे रिलेटेड जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं ना, उसमें अगर ये बेस तैयार नहीं हुआ तो टॉपिक समझने में बहुत दिक्कत होगी। और वापस कह रहा हूं, मैंने आपको पहले दिन में बोला था, लॉ बनाने वाले का नजरिया समझ जाओगे ना तो लॉ याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अंदर से लॉ निकलेगा। आपका दिल कहेगा कि लॉ यही होना चाहिए, क्योंकि ये बात क्या है, सही है। आज मैंने डेप्रिसिएशन का बेनिफिट बिजनेस की इनकम में से ले लिया तो वापस डबल बेनिफिट मिलना चाहिए? नहीं मिलना चाहिए ना, तो नहीं मिलेगा। हम जब पढ़ेंगे वो टॉपिक तब बताऊंगा कि बेनिफिट नहीं मिल रहा आपको। लेकिन जिन पर्सनल एसेट्स पे मुझे कहीं डेप्रिसिएशन अलाउड ही नहीं हुआ, वो कॉस्ट तो माइनस करने दोगे ना, तो वो माइनस कर रहे हैं अपन, ठीक है? तो जिन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है वो कैलकुलेशन नहीं कर रहे अभी अपन, वो बाद में सीखेंगे। और कोई डाउट? एक डाउट आना चाहिए इसमें, आपको आना ही चाहिए। नहीं? इंडेक्स नंबर से कुछ डाउट निकाल सकते हो क्या? क्वेश्चन तो कॉस्ट तो क्वेश्चन में गिवन होगी ना ढक्कन। प्रैक्टिकल लाइफ में देखें तो प्रैक्टिकल लाइफ में मैं खर्चा कर रहा हूँ, डायरी में लिख तो रहा हूँ। वैल्यू नहीं करेंगे, जो आपके जेब से खर्च हो रहे हैं उसका हिसाब तो रखा होगा आपने, हिसाब के साथ इवन बिल्स भी संभाल के रखने पड़ेंगे। तो मतलब जब तुम लोग घर बनाओ, घर में कोई प्रॉपर्टी बन रही हो, तो सारे बिल एक फाइल में अरेंज करके रखना, क्योंकि अगर इनकम टैक्स वालों ने क्वेश्चन कर लिया कि कैसे मान लो 5 लाख रुपए खर्च किए, तो आपको सारे बिल सबमिट करने पड़ेंगे, ठीक है? तो मतलब तूने कॉस्ट लास्ट ईयर इनकर करी हो तो लास्ट ईयर के बेसिस पे इन्फ्लेट करेगा। जैसे लास्ट ईयर का इंडेक्स नंबर देखो 331, खर्चा लास्ट ईयर ही हुआ है, तो डिवाइड बाय 331 मल्टीप्लाई बाय 348। एक डाउट इंडेक्स नंबर से ही निकल के आना चाहिए। सोचो सोचो, दिमाग के घोड़े दौड़ाओ, ये चीज कहीं ना कहीं इनकम्प्लीट है। इंडेक्स नंबर स्टार्ट कहां से हो रहा है? 2001 से। हाँ सर, कोई असेट 2001 से भी पहले की हो तो फिर क्या करेंगे? इंडेक्स नंबर तो स्टार्ट ही कहां से हो रहा है? 2001 से। कोई चीज़ 2001 से भी पहले की होगी तो उसका इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? जैसे मेरे पापा ने जो भी इन्वेस्ट किया होगा तो 2001 से भी पहले कर रखा होगा, उसको आज बेच रहे होंगे तो उसका इंडेक्सेशन कैसे करेंगे? तो उस डेट पे इंडेक्सेशन नहीं होगा। उस पे हम क्या करेंगे, 2001 की जो फेयर मार्केट वैल्यू होगी ना, उसी को क्या मान लेंगे? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लेंगे। एग्जाम्पल, मेरे पापा ने जब मैं पैदा हुआ एक ज़मीन खरीद ली 3 लाख रुपए की। मैं पैदा हुआ 1990 में, इतिहास में, है ना? तब एक ज़मीन खरीदी कितने की? 3 लाख। अब उन्होंने वो ज़मीन 1 करोड़ रुपए में बेच दी, तो 3 लाख जो कॉस्ट है वो तो 1990 की है। उसका इन्फ्लेशन कैसे करेंगे अपन? क्योंकि वो तो कहाँ से चालू हो रहा है? 2001 से। तो भाई इन्होंने क्या कहा, आप एक काम करो, वो जो ज़मीन आपने 1990 में खरीदी थी उसकी 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू बता दो। प्रैक्टिकली बात नहीं कर रहे अभी। सर कैसे बताएंगे 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू? वो आस्पेक्ट में नहीं जा रहे, उसके बारे में डिस्कशन बाद में करेंगे। ये बात क्वेश्चन में गिवन होगी।
कि वो जो आपके पापा ने 3 लाख रुपए में ज़मीन खरीदी थी ना, उसकी 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू पता है कितनी है? 15 लाख रुपए। तो 15 लाख को मैं क्या मान लूंगा? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन मान लूंगा, और फिर 2001 से उसका क्या कर लूंगा? मैं इंडेक्सेशन कर लूंगा। 15 लाख डिवाइड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय 348। 15 लाख कैसे आया ये बात नहीं कर रहे अभी, ये बात नहीं कर रहे 15 लाख आया कैसे। अभी ये बात कर रहे हैं कि 15 लाख का रिलेवेंस है। सरकार ने कहा है कि जो भी प्रॉपर्टी आपने 2001 1 अप्रैल 2001 से पहले खरीदी है, उसकी आप 1 अप्रैल 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो। ये क्वेश्चन में गिवन होगी, फेयर मार्केट वैल्यू क्वेश्चन में गिवन होगी। फेयर मार्केट वैल्यू क्यों ली गई? क्योंकि यार अब सर इनकम टैक्स 2001 से आया क्या? आज़ादी के ज़माने से चल रहा है ये तो फिर तो इससे पहले 2001 से पहले जो इंडेक्सेशन था ना, वो 1980 से स्टार्ट होता था। 1980 से तब यूं बोला जाता था कि 1980 के पहले की जो असेट है उसकी 1 अप्रैल 1980 की क्या ले लो आप? फेयर मार्केट वैल्यू ले लो। फिर क्योंकि वो इन्फ्लेशन इंडेक्स आउटडेटेड हो गया, तो फिर 2000 से इन्होंने दोबारा नया इंडेक्सेशन लाया। समझ में आया? अभी 20-30 साल और बीत जाएंगे तो फिर वापस से नया इंडेक्सेशन ले आएंगे और बोलेंगे कि ये जो इंडेक्सेशन हम जब से स्टार्ट कर रहे हैं उससे पहले की जो भी एक्विजिशन है उसमें आप इस वाली डेट का क्या ले सकते हो? फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हो। क्लियर है? अब इससे क्या होगा कि मतलब एक तरीके से समझो, फेयर मार्केट वैल्यू मतलब मार्केट वैल्यू, मतलब अगर मैं उस डेट पे बेचने जाता तो ये ज़मीन लगभग 15 लाख रुपए में बिकती कि नहीं बिकती? मार्केट वैल्यू का मतलब यही तो होता है। मैं थोड़ा ज़्यादा नेगोशिएट करता तो शायद 15,50,000 मिल जाती, सामने वाला ज़्यादा नेगोशिएट करता तो 14,50,000 हो जाते, लेकिन राउंड अबाउट 15 लाख एक खाका मिल गया अपन को। और उसी को अगर सरकार ने कॉस्ट मान ली, इसका मतलब 2001 तक का जो कैपिटल गेन हो तो सरकार ने इटसेल्फ क्या कर दिया? माफ़ कर दिया। किया कि नहीं किया? मतलब तो यही निकला ना इसका। मेरे पापा उस ज़मीन को 2001 में बेच देते तो 15 के आसपास बिकती, इन्होंने कह दिया 15 को तो क्या मान लो आप? कॉस्ट मान लो, और उसको 2001 से 23-24 तक क्या कर लो? इंडेक्स कर लो। मतलब 2001 तक का तो प्रॉफिट ही क्या है आपका? माफ है। आपसे जो कैपिटल गेन लिया जाता है वो यही 23-24 साल का लिया जाता है। ठीक है, हेलो, अब अपन वापस हमारे नोट्स की तरफ चलते हैं। शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म को कंपेयर करते हैं। फुल वैल्यू कंसिडरेशन, ट्रांसफर एक्सपेंस, नेट सेल कंसिडरेशन, दोनों में कोई फर्क नहीं है। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, यहाँ सिंपल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, सिंपल कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट, या इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, इंडेक्स कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। एग्जेम्पशन इफ एनी, एग्जेम्पशन इफ एनी, इसके एग्जेम्पशन ज्यादा है, वहां पे नंबर ऑफ एग्जेम्पशंस क्या है? कम है। थोड़े से टाइम में प्रॉफिट हो गया है, सरकार भी टैक्स वसूलने का इरादा रखती है। बहुत सारा टाइम होल्ड करने के बाद बेचनी पड़ रही है, कोई काम होगा तो ही बेचे होंगे, ऐसे नहीं बेचोगे। ठीक है, अब बेच के जो कैपिटल गेन हुआ है उसमें टैक्स माफ कराना है, तो यहाँ ऑप्शंस कहीं ज्यादा है। ठीक है, आप माफ करा सकते हो। एग्जेम्पशन माइनस करने के बाद जो बचेगा वो है टैक्सेबल कैपिटल गेन। क्लियर है? ठीक है, इंडेक्सेशन 2001 से ही स्टार्ट हुआ है। 2001 से पहले वाली चीज की अपन 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू ले सकते हैं। 1 अप्रैल 2001। डाउट्स पूछ लो कि कल वाला टॉपिक पूरे कैपिटल गेन का निचोड़ है। कल अपन अलग अलग असेट्स को अलग अलग सर्कमस्टेंसेस में ट्रांसफर करना सीखेंगे। मैंने आपसे कहा था कैपिटल गेन दो कंडीशंस की वजह से आता है। असेट को आपने क्या करा है? ट्रांसफर। असेट सीख गए अपन, क्या सीखना है आप? ट्रांसफर। तो मैंने वर्ड ये बोला था कि सेल नहीं बोल रहा हूं, क्या बोल रहा हूं? ट्रांसफर। ट्रांसफर क्या होता है बेटा? आपके हाथ से प्रॉपर्टी गई, ये क्या है? ट्रांसफर। आपने उसको बेची हो कि नहीं बेची हो? सर नहीं बेचे तो भी जाए, हाँ होता है ऐसा। ओनरशिप चेंज हो, कैसे कैसे ओनरशिप चेंज होती है उसके मैं अलग 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 एग्जाम्पल्स लूंगा। मतलब कोई कोई एसेट तो डिस्ट्रॉय ही हो जाएगी, कोई कोई एसेट चोरी हो जाएगी, कोई कोई एसेट एक्सचेंज हो जाएगी, कोई एसेट मेरे एक पॉकेट में से दूसरे पॉकेट में चली जाएगी। तो अलग अलग सिचुएशंस में कैपिटल गेन कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सीखेंगे। उसमें से एक केस एग्जाम में आएगा ही आएगा। हर क्वेश्चन में एक केस तो रिलेवेंट रहेगा ही रहेगा। तो कल वाली क्लास सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, कोई डाउट हो तो पूछ लो। 1999 में, हाँ हाँ, जब बात, ताले बजाओ छोरे के लिए, शानदार। ये अपन कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट में डिस्कस करते, तूने पूछ ली है तो बता देता हूँ।
कितना वैलिड क्वेश्चन है कि आप कह रहे हो 2001 की फेयर मार्केट वैल्यू लेनी है, तो किसके अगेंस्ट में लेनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 3 लाख और फेयर मार्केट वैल्यू 9 लाख, विच एवर इज हायर ही लूंगा क्योंकि ये ऑप्शन है। क्या है ये? चाहो तो चाहेंगे तो वैल्यू बड़ी होगी तो बड़ी वाली ही लेंगे, बेवकूफ़ थोड़ी हम। और अगर वैल्यू नहीं बड़ी होगी, शेयर्स वेयर्स खरीदे होंगे, वैल्यू नहीं बड़ी होगी तो जो कॉस्ट है वही ले लेंगे। ये ऑप्शन है। पहली बात तो ये भी बात मैंने बोली नहीं थी कि फेयर मार्केट वैल्यू लेना क्या है आपके लिए? ऑप्शन। और दूसरी बात, सर ये ऑप्शन तो कॉस्ट के अगेंस्ट में है ना, इस ड्यूरेशन में कोई कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट हुआ होगा तो उसको क्या करेंगे? क्या करना चाहिए? सोचो क्या करना चाहिए? हाँ सर, फेयर मार्केट वैल्यू ले ली तो वो तो आज की आपकी प्रॉपर्टी जिस कंडीशन में है उसकी फेयर मार्केट वैल्यू ले ली ना, तो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगी? इग्नोर। कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट क्या हो जाएगी? इग्नोर ही होगी, कुछ भी नहीं कर सकते उसका। आप यूं भी मत कहना कि सर 3 लाख अगर मैं लूं तो फिर कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट ले सकता हूं क्या? नहीं, जो ऑप्शन है वो 3 और 9 है। अगर मान लो फेयर मार्केट वैल्यू 2 है तो 3 और 2 है, तो 2 ही लोगे। सर फिर 3 लाख का या फिर मान लो 5 लाख का कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट मिलता है उसका, अबे काय का इंप्रूवमेंट लगाने के बाद और वैल्यू क्या हो गई तेरी? तो डाउन हो गई। तो कैसा इंप्रूवमेंट है? कुछ भी नहीं है। 2001 के पहले का जो कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट है ना, इग्नोर, कैंसिल, उसका कोई मतलब नहीं। उसी कॉस्ट के बदले में फेयर मार्केट वैल्यू लेने दे दिया आपको। इंप्रूव हुई होगी तो फेयर मार्केट वैल्यू में इंक्लूड हो गया होगा, नहीं हुई होगी तो इंप्रूव ही नहीं हुई, तो काय की कॉस्ट माइनस करना चाहते हो आप? समझे कि नहीं? क्लियर है? ओके। हम बहुत बार आएगा। अगर ये 9 लाख नहीं होता 10 लाख होता तो उसी में कैपिटल गेन नेगेटिव में आ जाता, तो गेन नहीं आएगा, लॉस आएगा। क्या? हाँ वैसा ही करेंगे। एक प्रॉपर्टी में लॉस है, दूसरी प्रॉपर्टी में गेन है, तो एडजस्ट कर लेंगे। और कुछ? बस डन, बाय, टाटा, सी यू।